हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ये पार्ट सेकंड है, यानी फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके जी। सो लास्ट पार्ट में मैं आपको बता चुका था कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि 30-40 साल पहले इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं होता था, बट आज जो है ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसका मेन रीज़न है एमएनसी, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। एमएनसी क्या होता है कि कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, ठीक है। इसका मतलब है वो कंपनी जो एक कंट्री से ज़्यादा में अपना प्लांट सेटअप कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, उसको एमएनसी कहते हैं। और इन्हीं की वजह से प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और ग्लोबलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जब एमएनसी किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है तो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और एक एमएनसी दूसरी कंट्री के अंदर प्लांट सेटअप करने के लिए क्या क्या कर सकती है, वो वहाँ की लोकल कंपनी को खरीद सकती है, उसके साथ पार्टनरशिप कर सकती है, या उसे एज अ सप्लायर यूज़ कर सकती है। उसके बाद हमने देखा था कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है। उसके बाद ये देखा था हमने कि फॉरेन ट्रेड के फ़ायदे क्या होते हैं प्रोड्यूसर के लिए, कंज्यूमर के लिए, ठीक है जी। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। वैसे तो मैं आपको ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन पहले ही बता चुका था, रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। सो आगे देखते हैं कि एमएनसी आर प्लेइंग द मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, एमएनसी की वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। एमएनसी इज नॉट ओनली सेलिंग इट्स प्रोडक्ट ग्लोबली, बट मोर इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ग्लोबली, ठीक है। एमएनसी सिर्फ ऐसे नहीं करती कि अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट बनाती है और दूसरी कंट्री में बेचती है, नहीं, वो दूसरी कंट्री में भी प्रोडक्शन करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं इंडिया के अंदर, जब आप उसके पीछे कवर हटा के देखोगे ना, उसके अंदर मेड इन इंडिया लिखा होता है। इसका क्या मतलब है, वो चाइना की कंपनी है बट उसके अंदर मेड इन इंडिया क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो बना इंडिया के अंदर है। मतलब इंडिया के अंदर चाइनीज़ ने अपना एक प्लांट बना रखा है। प्लांट का मतलब होता है एक एरिया, फैक्ट्री वगैरह खोल रखी है जहां पर वो चीज़ें बनाते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब प्रॉफिट उस चीज का सारा चाइना के पास जाता है, बट वो फैक्ट्री तो इंडिया के अंदर है, इसीलिए उसके अंदर मेड इन इंडिया लिखा होता है, ठीक है। तो एमएनसी सिर्फ दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं करती प्रोडक्ट, वो दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट बनाती भी है, प्रोडक्शन भी करती है, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस है ना, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, अलग अलग पार्ट में बटी हुई होती है। जैसे कि मैं बताता हूँ, मान लो आपको कार बनानी है, तो कार का इंजन आपने ब्राज़ील से लिया, कार की बॉडी आपने अमेरिका से ली, ठीक है, बना आप चाइना में रहे हो, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना, बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्ट में बढ़ चुकी है। हमको पता है कि ब्राज़ील के अंदर इंजन बहुत अच्छा मिलता है, तो हम इंजन ब्राज़ील से लेंगे। हमें पता है कि बॉडी हमें अमेरिका से ज़्यादा अच्छा मिलती है, तो अमेरिका में लेंगे। चीप लेबर हमें चाइना में मिल जाते हैं, इसलिए हम चाइना में प्रोडक्शन करेंगे। तो इसलिए प्रोडक्शन प्रोसेस है ना, बहुत अलग अलग पार्ट में बढ़ चुकी है। इट रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस द कंट्री। मतलब इसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से और एमएनसी की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, ठीक है। अब जो है बहुत ज़्यादा चाइनीज़ कंपनी हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करती है, फॉरेन ट्रेड भी बढ़ा है, ठीक है। पिछले 30-40 सालों में इतना ट्रेड नहीं होता था, इतना व्यापार नहीं होता था जितना अब होता है फॉरेन से, ठीक है। एंड ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब अब बहुत इंटीग्रेट होने लग गई है, कंट्री भी आपस में पास आने लग गई है, मार्केट भी पास आने लग गई है, ठीक है। मोर एंड मोर गुड्स, सर्विस, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। अब बहुत ज़्यादा गुड्स, सर्विस, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रही है। अब सिंपल सीधी बात है, जैसे मान लो चाइना के पास अगर कोई टेक्नोलॉजी है और वो अपना प्लांट, अपनी एमएनसी इंडिया के अंदर लगाती है, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर भी भेजेगी, क्योंकि इंडिया के अंदर भी उसकी फैक्ट्री, और वो चाहती है कि इंडिया के अंदर जो फैक्ट्री उसने लगाई है वहाँ पर भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तो उसके लिए वो अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया में भेजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फैक्टर दैट अनेबल्स ग्लोबलाइजेशन। यानी ग्लोबलाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछले 30-40 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। उससे पहले अगर 50-60-70 साल पहले अगर देखो ना, तो इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन नहीं होता था। इन 30-40 सालों में ग्लोबलाइजेशन क्यों बढ़ा है, इसके दो रीज़न है। एक तो है टेक्नोलॉजी, ये तो आपको पता ही है कि रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज़ स्टिमुलेट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। यानी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में सबसे बड़ा मेजर रोल जो निभाया है वो टेक्नोलॉजी ने निभाया, ठीक है। पहले किसी भी चीज़ को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते थे और टाइम भी लगता था, बट अब जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है और हम
दूसरी कंट्री में कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट बहुत ही जल्दी कर सकते हैं और लो कॉस्ट पे कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही में जो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी इम्प्रूव हुई है, ठीक है। आईटी सेक्टर जो है कंप्यूटर वगैरह का वो भी इम्प्रूव हुआ है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। यानी ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और दूसरा रीज़न है दैट इज़ लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब देखो 50-60 साल पहले इतना ट्रेड नहीं होता था। हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारी दूसरी कंट्रियां इंडिया में आके इन्वेस्ट नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी, इसका रीज़न पता है, आप जानते हो? वो है ट्रेड बैरियर। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे ना, तब हमने देखा कि अगर हमने दूसरी कंट्री को यहाँ पर आने और ट्रेड करने के लिए बोल दिया ना, तो हमारे यहाँ पर जो प्रोड्यूसर हैं, जो यहाँ पर चीज़ें बनाते हैं, उनको बहुत नुकसान होगा और वो जी नहीं पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और उनको बहुत नुकसान होगा। इसलिए हमने क्या करे थे, ट्रेड बैरियर लगा दिए थे। ट्रेड बैरियर का मतलब हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, ठीक है, कि कोई भी अगर दूसरी कंट्री की कंपनी अगर हमारी कंट्री के अंदर प्लांट वगैरह लगाती है तो उसको 200% टैक्स देना पड़ेगा, 300% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो मैं चाइना की कंपनी हूँ और मैं इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपना प्लांट खोलना चाहता हूँ, अपनी एमएनसी खोलना चाहता हूँ, तो मैं क्यों खोलूँगा वो, जब मेरे को फ़ायदा होगा। बट जब इंडियन गवर्नमेंट 200-300% टैक्स लगा देगी तो मेरे को तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, तो मैं वहाँ पर प्लांट ही नहीं लगाऊंगा। तो यही होता है ट्रेड बैरियर। उस टाइम यानी 1991 से पहले ट्रेड बैरियर लगा रखे थे इंडियन गवर्नमेंट ने। 1991 के बाद और 1991 में इंडियन गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आई जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, जिसमें उसने जितने भी ये ट्रेड बैरियर थे, रिस्ट्रिक्शन थे ना, उनको बहुत हद तक कम कर दिया। और इसी चीज़ को कहा जाने लगा लिबरलाइजेशन, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, इंक्रीज हुआ है इंडिया के अंदर, ठीक है। ट्रेड बैरियर आर सम रिस्ट्रिक्शन दैट हैव बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट। मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रेड बैरियर वो है जो गवर्नमेंट लगाती है, जैसे 1991 से पहले इंडियन गवर्नमेंट ने लगा रखे थे। द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज डिक्रीज foreign trade and to decide what kind of good, how much of each should be come into country. Tax on import is an example of trade barrier. मैंने आपको बता दिया। इससे ना जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ये कंट्रोल कर सकती है कि क्या चीज़ आनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं आनी चाहिए। मान लो अगर कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है, मेडिकल की चीज़ है, तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर बहुत कम टैक्स लगाएगी ताकि वो हमारी कंट्री में चीज़ें भेज सके। बट कुछ ऐसी चीज़ है जिससे हमारे यहाँ के लोगों को नुकसान होगा, जैसे मान लो टॉय, चाइनीज़ टॉय बहुत सस्ते आते हैं और हमें पता है कि उससे नुकसान हो रहा है, तो हम उस पर क्या लगा देंगे, ट्रेड बैरियर लगा देंगे, टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे उस पर, तो उनको फ़ायदा ही नहीं होगा, इसलिए वो यहाँ पर बेचेंगे नहीं। तो ऐसे करती थी गवर्नमेंट, ठीक है। रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑन ट्रेड इज नोन एज लिबरलाइजेशन। जब गवर्नमेंट इन बैरियर को, इन रिस्ट्रिक्शन को जब कम कर दे, ठीक है, रिमूव कर दे, तो इसी को कहते हैं लिबरलाइजेशन। और यही किया था 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है। उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शन थी ना उनको रिमूव कर दिया था। व्हेन द गवर्नमेंट इम्पोज लेस रिस्ट्रिक्शन, जब गवर्नमेंट कम रिस्ट्रिक्शन लगाती है देन बिफोर, पहले से कम रिस्ट्रिक्शन। 1991 से पहले बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, बट 1991 के बाद रिस्ट्रिक्शन थोड़ी कम हो गई। इट इज़ सेड टू बी मोर लिबरल। यानी हम ये कहेंगे कि 1991 के बाद इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी ज़्यादा लिबरल हो गई और उसने दूसरी कंपनीज को हमारी कंट्री में ट्रेड करने के लिए अलाउ कर दिया। इसका मतलब समझ आ गया ना आपको? इन दोनों की वजह से, यानी टेक्नोलॉजी की वजह से और लिबरलाइजेशन की वजह से इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है, देखो अब हमें समझ आ गया कि ग्लोबलाइजेशन ज़रूरी है, ठीक है। बट ऐसा क्या है हमारी कंट्री में, ऐसा हम क्या करें ताकि दूसरी कंट्री की कंपनी आकर हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करे, ठीक है। ऐसा क्या है, तो दूसरी कंट्री को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि दूसरी कंट्री की जो कंपनी है, जो एप्पल है या जो चाइनीज़ कंपनी है, वो हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करे, उसके लिए बनाया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल जोन बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट to attract foreign companies to invest in India which have world class facility, electricity, water, road transport, storage, etc. Government has also allowed flexibility in labor law to attract foreign investment. मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने भी, यानी दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, इन्होंने भी अपने एरिया के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रखे हैं। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्या होते हैं, वहाँ पर बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी होती है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे होती है, वाटर की फैसिलिटी अच्छी होती है, रोड वगैरह, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज वगैरह फैसिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, ठीक है।
और ये क्यों करती है गवर्नमेंट? ये सिर्फ इसलिए करती है ताकि उस एरिया के अंदर जो बाहर की कंपनियां है ना वो इन्वेस्ट कर सके, वहाँ पर अपना प्लांट वगैरह लगा सकते हैं। ये एक तरीका है अट्रैक्ट करने का, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैं चाइनीज़ कंपनी हूँ, मैं सोचूं यार कि इंडिया के अंदर मैं कहाँ पर प्लांट लगाऊं, अपना फैक्ट्री कहाँ पर लगाऊं जिससे मेरे को लेबर भी सस्ते मिले, मेरे को सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो। तो ये काम जो है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो फैक्ट्री वगैरह होती है ना, 5 साल तक उनको टैक्स का रिलीफ मिलता है, यानी अगर वो 5 साल तक टैक्स नहीं दे तब भी चलेगा, ठीक है। और एक और बात बता दूं, गवर्नमेंट एक और स्टेप लेती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। वो क्या करती है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉ। देखो सिंपल सीधी बात है, अगर दूसरी कंपनी है, जैसे कि मान लो चाइना की कंपनी यहाँ पर आके अपनी फैक्ट्री लगाई, तो ऐसे तो नहीं है कि वो बंदे भी अपने साथ लेगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि वो चाइना से बहुत सारे बंदे लाएगी कि भैया हम तो चाइनीज़ से ही काम करवाएंगे, ऐसा तो नहीं है। अगर इंडिया के अंदर वो प्लांट लगा रहे हैं तो इंडिया के वर्कर को बुलाएंगे, ठीक है। अब इंडिया के वर्कर, मान लो गवर्नमेंट ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि नहीं जी आप हमारे वर्कर से सिर्फ 2 घंटे काम करवाओगे, उनको कम से कम 10-20 हज़ार तो सैलरी दोगे ही दोगे, है ना। अगर ऐसे लॉ बनाने लग गए हम, ठीक है, तो कभी भी बाहर की कंट्री आ ही नहीं पाएगी। बाहर की जो कंपनीज़ है वो हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि वो सोचेगी कि यार 2 घंटे में तो हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हो पाएगा। 2 घंटे में मान लो अगर वर्कर काम नहीं करते तो फिर तो हमें बहुत दिक्कत आ जाएगी। और साथ में जो गवर्नमेंट है अगर वो फिक्स्ड परमानेंट सैलरी वाला सिस्टम कर दे फिर तो और दिक्कत है, यानी कोई बंदा काम करे ना करे उसको सैलरी इतनी देनी है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या करे, फ्लेक्सिबल लेबर लॉ कर दी है। मतलब अब जो एमएनसी आए वो अपनी मर्जी से बंदों को रख सकती है, निकाल सकती है, अपनी मर्जी से जितना काम करवाना चाहे उनसे करवा सकती है और अपनी मर्जी से सैलरी भी दे सकती है। तो ये एक तरीका है अट्रैक्ट करने का, ताकि देखो सिंपल सीधी बात है, अगर मैं चाइना की कंपनी हूँ तो मैं क्या चाहूँगा, मैं ये चाहूँगा कि मेरे को लेबर को कम पैसा देना पड़े, ज़्यादा काम करके दे वो मेरे को, ठीक है, किसी को परमानेंट ना रखना पड़े। तो यही इंडियन गवर्नमेंट चाइना के लिए कर रही है, वो उनको लेबर लॉ जो होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है कि अपने हिसाब से आप तोड़ मड़ोड़ लो, आप थोड़ा ज़्यादा काम करवाना चाहो करवा लो, थोड़ी कम सैलरी देना चाहो तो दे दो, ठीक है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशन और लॉ बनाता है, ठीक है। और ये एक और चीज़ ध्यान रखता है कि मान लो अगर किसी कंट्री ने अपने ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे हों, जैसे इंडिया ने अपने कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड बैरियर लगा रखे हों ताकि कोई दूसरी कंट्री की कंपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट ना कर सके, ठीक है। तो ये जो WTO है वो इंडिया से बोलेगा कि आप अपने ट्रेड बैरियर रिमूव कर दो, दूसरे की जो कंपनी है, मतलब दूसरी कंट्री की जो कंपनी है उसको आपकी कंट्री में आकर बिजनेस वगैरह करने दो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं कि ये सिर्फ डेवलप कंट्री जैसे US, UK, जापान का ही फेवर करता है, और जो डेवलपिंग कंट्रियाँ होती है जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उनका फेवर नहीं करता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो अगर इंडिया ने कुछ ट्रेड बैरियर लगा रखे हो ना, तो WTO भागता हुआ आएगा इंडिया के पास कि अपने ट्रेड बैरियर रिमूव कर लो ताकि अमेरिका की कंपनीज आपकी कंट्री में बिजनेस कर सके और पैसा वगैरह कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। बट जब US, UK, जापान जब अपनी कंट्री के अंदर ट्रेड बैरियर लगाती है ना, तो ये उसको कम नहीं करवाता, ठीक है। मतलब इंडिया की कंपनी जब US में जाके ट्रेड करती है ना तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। क्लियर होगा आपको ये? ओके। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि करंटली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 165 कंट्रियाँ हैं। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताना एग्जैक्ट नंबर 164 है, 165 है, ठीक है। और WTO को बनाया गया था 1 जैन 1995 में। क्या उससे पहले रूल्स और रेगुलेशन, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन बनाने वाली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी? बिल्कुल थी, उसका नाम था GATT, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। 1948 में बनाया गया था और 1994 तक रहा था, उसके बाद फिर WTO आ ही गया था, आपको पता ही है, ठीक है। तो यह समझ आ गया हमें WTO। और WTO के बारे में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट आ जाता है, आपको पता ही चल चुका है कब बना है, ज़्यादातर किन्होंने बनाया था, डेवलप्ड कंट्रियों ने मिलकर ये बनाया था। और ये क्या करती है, ये देखती है लिबरलाइज हो जाए इंटरनेशनल ट्रेड ताकि सारे की सारी कंट्रियाँ आपस में ट्रेड कर सके। इस पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि सिर्फ डेवलप कंट्रियों का फेवर करती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट है। एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के, और नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है दोस्त, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं
कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन के। पहला तो यही है कि ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर हैज़ बीन एडवांटेज टू कंज्यूमर। अब देखो, फॉरेन जो प्रोड्यूसर है वो भी क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी चीज़ें खरीदें, लोकल प्रोड्यूसर भी यही चाहेगा, तो वो क्या करते हैं, चीज़ों के दाम गिरा देते हैं, और इससे अल्टीमेटली फ़ायदा किसका होता है, कंज्यूमर का होता है। तो जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कंज्यूमर का, ठीक है। उनको चीज़ें सस्ती मिल पाती है, अच्छी क्वालिटी की, और वो भी लोअर प्राइस पे मिल पाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है जब भी ग्लोबलाइजेशन होता है। देखो, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है इंडिया में, तो बाहर हमारी कंट्री के पास कितना पैसा आ रहा है, बाहर की जो कंपनी है जैसे चाइना की हो गई, जैसे अमेरिका की एप्पल हो गई, वो यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर रही है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। नेक्स्ट है कि इंक्रीज कंपटीशन हैज़ एनकरेज टॉप इंडियन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन न्यूअर टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे इंडिया की जो कंपनी है ना, उनको भी समझ आ रहा है कि अगर हमें इनके साथ कम्पीट करना है ना, तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए इंडिया की कंपनी भी बहुत अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है और न्यूअर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। और प्रोडक्शन मेथड को रेज कर रही है, और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को भी रेज कर रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ एनेबल सम इंडियन कंपनीज टू एमर्ज एज मल्टीनेशनल। एक फ़ायदा और हुआ ग्लोबलाइजेशन का, क्या फ़ायदा हुआ है कि इंडियन कंपनी भी अब एमएनसी बन गई है। जैसे टाटा की बात करूं, टाटा आज बहुत सारी कंट्री के अंदर है, ठीक है। एयरटेल की बात करूं, एयरटेल भी 2-3 कंट्रियों के अंदर है, ठीक है, वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ओके। और एक और फायदा हुआ है, द न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनीज प्रोवाइड सर्विसेज पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी ग्लोबलाइजेशन जैसे इंप्रूव हुआ है ना, इंक्रीज हुआ है, उससे जो आईटी सेक्टर होता है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड सेक्टर होता है ना, उसकी जॉब्स में भी एक तरफ से बूम आया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ऐसे टाइप की जॉब। तो फ़ायदा क्या क्या हुआ है कि पहली बात तो कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको हाइयर क्वालिटी की, ग्रेटर चॉइस वाली और लोअर प्राइस वाली गुड्स मिल रही है, चीज़ें मिल रही है। साथ में कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है, ठीक है। अब जो इंडिया है उसके पास दूसरी कंट्री के पैसे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है कि इंडियन कंपनी है वो भी अब क्या कर रही है, compete करने के लिए न्यूअर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है, ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन कंपनी भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी बनी है, ठीक है। और बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटी भी आई है जॉब में ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं। पहला तो इंडिया में सबसे जो बुरा इम्पैक्ट पड़ा है वो पड़ा है एग्रीकल्चर पे। अब एग्रीकल्चर पे क्यों पड़ा है मैं आपको बता दूं। देखो, अगर अमेरिका की बात करूँ ना, तो अमेरिका में 1-2% ही लोग एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है वो ध्यान रखती है उनका, क्यों रखती है, क्योंकि यार सिर्फ 1-2% है, ठीक है। अगर उन्होंने 1-2% का ध्यान नहीं रखा तो कोई भी नहीं करेगा खेती, सब कुछ उन्हें बाहर से मंगवाना पड़ेगा। इसलिए जो गवर्नमेंट है उनको बहुत सब्सिडी देती है। बट इंडिया में दिक्कत ये है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, ठीक है, 49-50% लोग खेती करते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट उनको ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे पाती। इसी की वजह से जब कोई अमेरिकन प्रोडक्ट आता है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट आता है, तो वो बहुत सस्ता होता है और इंडियन प्रोडक्ट थोड़ा महंगा होता है, और इसी वजह से लोग अमेरिकन प्रोडक्ट की तरफ भागते हैं, ठीक है। और इससे हमारे इंडियन प्रोड्यूसर का नुकसान होता है, इंडियन फार्मर का नुकसान होता है। तो एग्रीकल्चर ऑन अ बैक बर्नर, यानी एग्रीकल्चर बहुत पीछे जा चुका है, उसको बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरा, डिस्पैरिटी बिटवीन अर्बन एंड द रूरल इंडिया, यानी जो शहर हैं जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, बैंगलोर हो गया, उनकी तो तरक्की बहुत तेज़ी से हो रही है क्योंकि वहाँ पर एमएनसी वगैरह लग रही है, वहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। बट जो गाँव वाला इलाका है वो बिल्कुल पिछड़ता ही जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोनोपोली पावर ऑफ मल्टीनेशनल। अब एक तरह से हमारी मार्केट के अंदर जो बाहर की कंपनियां है ना, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उनका एक तरह से दबदबा हो गया। जैसे कि मैं आपको एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ इसका, चाइनीज़ फ़ोन की बात करूँ। आज हमारे इंडिया के अंदर चाइनीज़ फ़ोन की भरमार है, भरमार है। मतलब आपको 10 में से 7 ब्रांड तो चाइनीज़ ही मिलेंगे, ठीक है। और वो अच्छे प्राइस के भी होते हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है इनकी, ठीक है। बट वो मेड इन इंडिया नहीं होते, मतलब बने तो इंडिया के अंदर ही होते हैं। मतलब इंडिया में भी एमआई के बहुत सारे प्लांट हैं, मैं आपको बता दूं, बट उसका प्रॉफिट सारा का सारा चाइना को जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा घाटा है कि मोनोपोली हो गया है। नेक्स्ट है कि इट में नॉट हेल्प टू अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ यानी अब एनवायरनमेंट को, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा है, क्योंकि अब हर मल्टीनेशनल कंपनी ये चाहती है कि प्रॉफिट कमाए, वो इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं देती। ये बहुत बुरा असर पड़ा है एनवायरनमेंट पे। और एक और चीज़ बता दूं, जो एक और नेगेटिव इम्पैक्ट है,
ठीक है, वो आप लिख लेना, दैट इज अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। यानी जो ये एमएनसी होती है, अभी मैंने आपको बताया भी था जब मैंने आपको SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाद बताया था कि जो गवर्नमेंट है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करती है, फ्लेक्सिबल लेबर लॉ लाती है। ठीक है, यानी आप किसी को चाहो तो परमानेंट रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते, ऐसे ऐसे लॉ लेकर आती है गवर्नमेंट। और इसकी वजह से क्या होता है, अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट है, यानी जो एमएनसी है वो ये चाहती है कि किसी भी बंदे को परमानेंट ना रखना पड़े, जब मर्जी मन करे उसको हटा दे। तो इसकी वजह से जो जॉब होती है वो अनसर्टेन हो गई है। ठीक है, किसी की भी जॉब भी जो भी एमएनसी में काम करता है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये थे नेगेटिव इम्पैक्ट जो ग्लोबलाइजेशन के हैं। अब है ना, ग्लोबलाइजेशन की एक दिक्कत है, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इवन, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इवन। ठीक है, अमेरिका के अंदर मैं बात करूँ तो ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा हो रहा है, बट इंडिया में नुकसान हो रहा है। हर कंट्री में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट अलग अलग पड़ रहा है और बहुत बुरा पड़ रहा है। ठीक है, हर बंदे को ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा नहीं हो रहा। जैसे कि अगर मैं बता दूं, इंडिया के जो छोटे प्रोड्यूसर हैं, जैसे कि टॉय बनाने वाली, मैंने आपको बताया था कि चाइना से प्रोडक्ट जो आते हैं, टॉय बनाने वाले जो टॉय प्रोडक्ट आते हैं, जो टॉय वगैरह आते हैं, उसको ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, ख़रीदते हैं, क्योंकि वो इंडियन प्रोडक्ट से बहुत सस्ते होते हैं, बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, बट जो इंडियन मेकर हैं, जो इंडियन टॉय मेकर हैं, उनको बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि द स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन, यानी हम ग्लोबलाइजेशन को फेयर कैसे बना सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन भी हो और उनसे सब लोगों का फ़ायदा हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि ज़्यादातर लोगों का नुकसान हो रहा हो ग्लोबलाइजेशन से। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो पहला, fair globalization create opportunity for all those and ensure that the benefit of globalization are shared better. The government can play a major role in making this possible. इसका मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी करना। ऐसा ना हो कि ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा सिर्फ कुछ ही लोगों को हो रहा हो। ठीक है, और ये भी बोलता है कि ग्लोबलाइजेशन, फेयर जो ग्लोबलाइजेशन है वो ये भी बोलता है कि जो भी बेनिफिट हो रहा हो ना ग्लोबलाइजेशन का, वो सबके लिए हो, सबके बेटरमेंट के लिए हो। ठीक है, और गवर्नमेंट इसमें मेजर रोल निभाती है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो फेयर ग्लोबलाइजेशन कर सकती है। अब गवर्नमेंट फेयर ग्लोबलाइजेशन कैसे कैसे कर सकती है, तो ये कुछ पॉइंट है। ठीक है, सम ऑफ द स्टेप दैट द गवर्नमेंट टेक आर, पहला, इट कैन इंश्योर दैट द लेबर लॉ आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर गेट देयर राइट्स। इसका मतलब है, ठीक है, अगर कोई कंपनी चाहे, एमएनसी चाहे, तो वो लॉ को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर सकती है, एक आधे घंटे एक्स्ट्रा काम करवा सकती है, थोड़ी कम सैलरी दे सकती है, बट गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि वर्कर के राइट्स को तोड़ा ना जाए, वर्कर के राइट्स की अवहेलना ना हो। इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर जो लॉ होते हैं, लेबर लॉ होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ऐसा ना हो कि किसी वर्कर को बिल्कुल 2 घंटे काम करवाना चाहिए, उसको 12-12 घंटे काम करवा रहे, ऐसा ना हो। सैलरी थोड़ी कम चलती है, फ्लेक्सिबल चलती है, बट ऐसा ना हो कि बिल्कुल कुछ सैलरी ना दे रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लेबर लॉ है ना वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, उनको अच्छी सैनिटाइजेशन वाली जगह में, साफ़ सुथरी जगह में काम करवाया जाए, उनको सही सैलरीज दी जाए। ठीक है, उनके साथ वर्क प्लेस पे बुरा व्यवहार ना हो। ठीक है, उनको पूरे राइट दिया जाए, जितना टाइम है उतने टाइम में ही काम करवाया जाए, उनको सैलरी भी अच्छी खासी दी जाए। ये ध्यान रखेगी ना अगर गवर्नमेंट, तो एक फेयर ग्लोबलाइजेशन हो सकता है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से वर्कर को फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वर्कर को बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, सैलरी कम मिलती है, बट गवर्नमेंट ये ध्यान रख सकती है कि लेबर लॉ का प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हो। ठीक है, ताकि जो वर्कर है उनको भी उनके राइट मिल पाए। नेक्स्ट है, इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि मैंने अभी आपको बताया कि चाइना से जो प्रोडक्ट आते हैं, जो टॉय वगैरह आते हैं, उससे इंडियन प्रोड्यूसर को बहुत नुकसान होता है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं उनके बहुत नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर सकती है, उनको सब्सिडी दे सकती है, उनको आगे बढ़ा सकती है, उनको प्रमोट कर सकती है। तो ऐसे करके गवर्नमेंट फेयर ग्लोबलाइजेशन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो गवर्नमेंट को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर भी लगाने चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को ये लगे कि यार जो चाइनीज़ टॉय आ रहे हैं इंडिया के अंदर, उससे इंडियन प्रोड्यूसर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो टॉय वगैरह पे, चाइनीज़ टॉय वगैरह पे बैरियर लगा सकती है, ट्रेड बैरियर लगा सकती है कि अगर आप इंडिया के अंदर प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको 200-300% टैक्स देना पड़ेगा, और उससे क्या होगा, उस टॉय का दाम बढ़ जाएगा और इंडियन प्रोड्यूसर को भी थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होने लग जाएगा। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो गवर्नमेंट को ये भी कर लेना चाहिए, ट्रेड बैरियर वगैरह लगा देने चाहिए। नेक्स्ट, इट कैन नेगोशिएट एट द WTO टू फेयर रूल्स। इसका मतलब है कि जो WTO अभी इंजाम लग रहा था WTO पे, मैंने आपको बताया था कि वो डेवलपिंग कंट्री के साथ भेदभाव करता है, मतलब उनको फेवर नहीं करता। तो ये बोलना चाहिए हर कंट्री की गवर्नमेंट को कि
डेवलपिंग कंट्री की गवर्नमेंट को कि जो WTO है उसको फेयर रूल्स रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि डेवलप्ड कंट्री को वो रूल नहीं मानना और डेवलपिंग कंट्री को मानना, ऐसा ना हो। WTO के जो भी रूल हो उनका अच्छे से पालन हो, ठीक है यार। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, और मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप फॉलो वगैरह कर सकते हो। दूसरे चैनल का लिंक भी दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। जैसे आपने इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, वैसे उस चैनल को भी देना। अभी तक कुछ अपलोड नहीं किया है बट जल्दी उस पर अपलोड करूँगा, ठीक है यार। सो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हो, मतलब टेलीग्राम एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे, ठीक है। फ्री नोट्स है, कोई गिमिक्स नहीं है, डायरेक्ट क्लिक करोगे नोट्स खुलेंगे, कोई GP लिंक नहीं है, हटा चुका हूँ मैं अब, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट है कि इट कैन ऑल्सो अलाइड विद द अदर डेवलपिंग कंट्री विद द सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द डेवलप कंट्री इन द WTO। वही है जो ऊपर वाला पॉइंट था कि सारी की सारी डेवलपिंग कंट्रियाँ जिनको लगता है कि जो WTO है वो फेवर कर रहा है सिर्फ और सिर्फ डेवलप कंट्री का, तो डेवलपिंग कंट्रियों को साथ आ जाना चाहिए और WTO के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि जो WTO कर रहा है सिर्फ और सिर्फ डेवलप कंट्री को फेवर कर रहा है, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है यार। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दे रखा है, न्यू चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है यार। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। मेरे पेटीएम का नंबर भी दे रखा है अगर आप उसको सपोर्ट करना चाहो, बट यार पेटीएम के नंबर पे आप कॉल मत करना, मैं दूसरा नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा व्हाट्सएप का। अगर कोई दिक्कत हो तो आप उस पर पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो फील फ्री टू आस्क। बस यार रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना इस 10th क्लास में, ठीक है। घर वालों का नाम रोशन करना, मेन पॉइंट स्टडी का नाम रोशन करना, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।